अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक इशू चल रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, लोग सवालात उठा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ यानी पीडीएम की क़यादत जब तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं थी। बिलावल साहब पहले कह रहे थे, मुसलसल कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी, और नून लीग तैयार हो, हम तैयार हैं नून लीग की मदद करने के लिए। 7 मेंबरान हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के। तो नून लीग बड़ी पार्टी है ज़ाहिर है पंजाब में, लेकिन नून लीग तैयार नहीं हो रही थी। तहरीक अदम एतमाद पर मौलाना भी इनकारी थे, और मौलाना से मेरी दर्जनों मुलाकातें हुई हैं। मौलाना हमारी मुलाकात में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब मौलाना और नवाज शरीफ, बिलावल साहब जब कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद लाएं, तो मौलाना और नवाज शरीफ इनकारी थे, नहीं ला रहे थे, लेकिन अब क्यों वो राज़ी हो गए हैं? सवाल ये है। मैं आपको यही सवाल मैंने मौलाना से भी किया था, जो मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते 3 घंटे की तवील नशस्त में मौलाना से मैंने ये पूछा कि लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं, हमारा भी सवाल है, आप बताएं क्यों अभी कैसे राज़ी हो गए, क्या हिकमत अमली है? तो वो हिकमत अमली ये है कि पहले पीडीएम की इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक उरूज पर चल रही थी, और इस्टबलिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी थी। इमरान खान पर आशीर्वाद इस्टबलिशमेंट का था, खुलेआम इस्टबलिशमेंट खड़ी थी, और पीडीएम इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, नाम ले लेकर नवाज शरीफ इदारों के सरबराहों के नाम ले लेके आर्मी चीफ पर तनकीद कर रहे थे, DGISI पर तनकीद कर रहे थे, नाम लेकर। तो उस वक़्त जब यानी एक इस्टबलिशमेंट और पीडीएम आमने सामने थे, एक क्लैश चल रहा था, तो उस वक़्त तहरीक अदम एतमाद लाना यानी इस्टबलिशमेंट के मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। इस्टबलिशमेंट 2 टेलर पीडीएम की क़यादत के बकौल 2 टेलर हमें कौमी असम्बली और सेनेट में दिखा चुकी है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन की अक्सरियत नहीं थी। यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन के पास कम वोट थे, तादाद कम थी। हफीज़ शेख जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनके पास अक्सरियत थी कौमी असम्बली में, हफीज़ शेख को जीतना चाहिए था, लेकिन इस्टबलिशमेंट ने ज़ाहिर गिलानी साहब को जितवा दिया। अब ये इस्टबलिशमेंट का खेल समझा जा रहा है कि ये इस्टबलिशमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और दूसरा, सेनेट का सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, उसमें अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाई, वो तो कामयाब होनी चाहिए थी। अपोजिशन के बंदे खड़े होते हैं, 64 बंदे होते हैं, और जब वोटिंग होती है बंदे कम, 14 बंदे पता नहीं किधर से गायब हो जाते हैं, खड़े खड़े लापता हो गए। जब तहरीक पेश की गई, हाथ खड़े किए गए, तो हाथ खड़े किए गए तो बंदे पूरे थे अपोजिशन के। जब अंदर खुफिया वोटिंग हुई, क्योंकि खुफिया वोटिंग थी, खुफिया वोटिंग में किन लोग 14 लोगों ने वोट नहीं दिया, गड़बड़ कर दी, कुछ ने ख़राब किया, और कुछ ने फिर सादिक संजरानी को दे दिया। इस तरह करके 14 बंदे खड़े खड़े लापता हो गए। तो इस्टबलिशमेंट ये देख चुकी है, और पीडीएम ये देख चुकी है कि इस्टबलिशमेंट चाहेगी तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, अगर इस्टबलिशमेंट नहीं चाहेगी तो तहरीक अदम एतमाद नहीं कामयाब होगी, चाहे अक्सरियत किसी के पास भी हो। यानी हुकूमत के पास अक्सरियत थी, हफीज़ शेख के पास अक्सरियत थी कौमी असम्बली में, लेकिन गिलानी जीत जाते हैं, सेनेटर बन जाते हैं। और सेनेट में अपोजिशन के पास अक्सरियत थी, लेकिन सादिक संजरानी, उनके पास अक्सरियत नहीं थी, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई सादिक संजरानी के ख़िलाफ़। यानी अपोजिशन अक्सरियत सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत हार गई, उधर हुकूमत की अक्सरियत हार गई कौमी असम्बली में। तो ये 2 टेलर पीडीएम की क़यादत देख चुकी थी। तो जब उरूज पे थी ये तहरीक पीडीएम की, इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें धड़ाधड़ कर रहे थे, तो उस वक़्त अगर ये तो तय हो गया ना कि इस्टबलिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर और मदद के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, तो फिर तहरीक अदम एतमाद उस वक़्त जब तहरीक चल रही है उस वक़्त लाते तो यकीनन इस्टबलिशमेंट की मदद दरकार होती। तो मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना का मौक़िफ़ ये था कि भैया
हम ऐसा काम क्यों करें कि एक तरफ हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक भी चला रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं नाम ले लेके, और दूसरी तरफ फिर इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी चाह रही थी, इनको पीडीएम को ऑफर थी कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएं, उस्मान बुज़दार को भी हटाएं, इमरान खान को भी हटाएं। ये इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम को ऑफर की थी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को, नून लीग और पीडीएम को, कि हटाओ। और यानी बिलावल साहब जो जोर दे रहे थे वो इसलिए जोर दे रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर जोर दे रहे थे। बिलावल साहब को यकीन था, जरदारी साहब को, कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, तभी वो जोर दे रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ही दे रहे थे पीडीएम को। तो लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा काम हम क्यों करें, एक तरफ हम तहरीक भी चलाएं, तनकीद भी करें नाम ले ले के इस्टेब्लिशमेंट पे, और फिर दूसरी तरफ हम मदद भी ले लें कि हाँ जी तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, उस्मान बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ आप हमारी मदद करें। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की उस वक़्त इन्वॉल्वमेंट इतनी थी कि इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में इन्वॉल्व होती, और फिर अपोजिशन को कुछ हाथ ना आता। तो मौलाना इसीलिए उस वक़्त इनकारी थे, नवाज शरीफ भी इसीलिए इनकारी थे। अब राज़ी इसीलिए हो गए हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है इमरान खान से। केपीके में बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला फेज़ हुआ है, उसका जो रिज़ल्ट आया है, उसमें से वो सबूत है इस बात का कि पीटीआई की सूबे में हुकूमत है, मरकज़ में हुकूमत है, बल्दियाती इंतखाबात वो करा रही है, उनकी हुकूमत में हो रहे हैं और वो हार जाते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की, इसको बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया होगा मौलाना फजल रहमान को, हो भी सकता है, मैं इसकी कुछ नहीं कह सकता, आप कह सकते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मौलाना इस बात को नहीं मान रहे। मौलाना ये कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद नहीं की, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है सिर्फ। तो ये रिजल्ट आया है, और हमने इस्टेब्लिशमेंट को यही पैगाम दिया है, यही कहा है कि आप हमारी मदद भी न करें, इमरान खान की भी मदद न करें, आप न्यूट्रल हो जाएं, सिर्फ गैर जानबदार हो जाएं, साइड पे खड़े हो जाएं, हमें मैदान में छोड़ दें, इमरान जाने हम जाने, फिर देखें रिजल्ट क्या आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ गैर जानबदार हुई है, ये मौलाना कह रहे हैं, मुझे खुद मौलाना ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हुई है, हो गई है तकरीबन। और ये रिजल्ट केपीके का तभी इस तरह का आया है कि जेयूआई ने और नून लीग और एएनपी और अपोजिशन ने धो दिया पीटीआई को केपीके में, सफाया कर दिया, यानी झाड़ू फेर दिया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट मौलाना के बकौल आने वाले दिनों में मजीद गैर जानबदार होगी, नजर आएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट को इन्होंने कहा था, इस्टेब्लिशमेंट पहले भी इनको कहती रही है, कई दफ़ा डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, उसमें कहा है कि भाई हमें क्यों फौज को घसीट रहे हो और हम गैर जानबदार हैं। तो मौलाना जवाब में तकरीर में कहते थे कि भाई अगर गैर जानबदार हैं तो वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। गैर जानबदारी वो होती है जो नज़र आए कि हाँ गैर जानबदार है। आप ज़ुबान से कह रहे हैं गैर जानबदार हैं और अमलन आप नज़र आ नहीं रहे, गैर जानबदारी नज़र आ नहीं रहे, तो इसको हम गैर जानबदारी नहीं मानते। इस्टेब्लिशमेंट अब वो समझ रहे हैं पीडीएम की क़यादत के अब गैर जानबदार हो गई है, मजीद होनी है। तो इसलिए मौलाना और नवाज शरीफ अब इस पर कंसीडर कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद होनी चाहिए, आनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद दरकार अभी भी नहीं है पीडीएम को। वो कहते हैं कि हमें मदद न करें, सिर्फ गैर जानबदार हो जाए, फिर हम इत्तहादियों के साथ, हुकूमत के इत्तहादियों के साथ बात करना आसान होगी जब इत्तहादियों पे इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं होगा। गैर जानबदार हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट तो चौधरी शुजात की पार्टी पर नहीं होगा ना प्रेशर, एमक्यूएम पे नहीं होगा प्रेशर। इस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं कहेगी, फ़ोन नहीं करेगी, कोई फ़ोन नहीं जाएगा उनको कि आप लोगों ने किसके साथ खड़े रहना है, भाई जो फैसला आप लोग करें। तो फिर इनके साथ ताल्लुकात भी ज़ाहिर है, काफली के साथ, मौलाना के शुजात वालों के साथ बहुत अच्छे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के साथ रवादार लोग हैं, वो अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इनके साथ बीएपी के साथ भी बात की जा सकती है। बीएपी के जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो मौलाना के साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग जेयूआई के साथ वहाँ पे है, उनके साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई इसलिए हम इस पे कंसीडर कर रहे हैं कि क्या ऑप्शन ये काबिल अमल है, तो फिर हम हो सकता है। और दूसरा इसलिए भी कि इमरान खान से जान तो छूट जाएगी ना कम अज़ कम इस बहाने। गैर जानबदार भी होगा ये इस्टेब्लिशमेंट, अब हमें आसानी है इत्तेहादियों के साथ बात करके हम उनके साथ मिल के
اور کوئی تحریک عدم اعتماد لائیں یا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ایک عبوری سیٹ اپ یا قومی حکومت، قومی اتفاق رائے کی ایک جوائنٹ حکومت جو ہے جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں وہ قائم ہو جائے 6 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، اور وہ انتخابی اصلاحات بھی آ کر کرائے اور شفاف انتخابات بھی آ کر کرائے۔ یہ مولانا اور نواز شریف کا ابھی اس وقت یہ غور کر رہے ہیں اس بات پہ اور یہ موقف دے رہے ہیں۔ اس لیے آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ روز، جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اس میں بھی اس پر غور کیا گیا اور اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی لاگ میں بتایا تھا کہ اس میں یہ طے کیا گیا کہ جی عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے، اور لیکن اس سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے آغاز کیا جائے تحریک عدم اعتماد کا، تو حتمی فیصلہ 5 جنوری کو ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن، استعفوں کا آپشن۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفے سے پیچھے ہٹ جائیں پی ڈی ایم والے تو ہم کٹھے تحریک چلا سکتے ہیں، اپنے موقف جو اختلافی موقف ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا شازیہ مری سے پرسوں، سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی کل شام کو یا پرسوں، تو شازیہ مری صاحبہ سے میں نے سوال یہ کیا، کل نہیں پرسوں، ہاں، میں نے کہا شازیہ مری صاحبہ ایک بات تو بتائیں۔ انہوں نے بھی یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ جی پی ڈی ایم والے اپنے موقف سے ہٹ جائیں۔ ایک کسی صحافی کا سوال تھا کہ مشترکہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا، تو شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں جی پی ڈی ایم والے موقف سے ہٹ جائیں اپنے سے، استعفوں والے سے، اور یہ تاریخ تبدیل کریں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم کٹھے لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوال کیا شازیہ مری سے، میں نے کہا میڈم یہ بتائیں، آپ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اپنے آپ کو بڑی کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی جمہوریت پسند پارٹی پیپلز پارٹی ہے۔ جمہوریت میں اکثریت کے فیصلے مانے جاتے ہیں یا اقلیت کے، یہ بتائیں؟ اکثریت کے، یقیناً جمہوریت ہے ہی اکثریت کا نام نا، کہ اکثریت کا فیصلہ جمہوریت میں مانا جاتا ہے۔ میں نے کہا جب آپ پی ڈی ایم میں تھے اس وقت 9 جماعتیں ایک طرف تھیں، اے این پی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، آپ اکیلی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ استعفے نہیں دیں گے، 9 جماعتیں کہہ رہی تھی کہ استعفے دینے چاہیے، تو آپ نے اکثریت کا 9 جماعتوں کا فیصلہ کیوں نہیں مانا اس وقت، اور آپ الگ بھی ہو گئے پی ڈی ایم سے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 جماعتیں جن کا موقف تھا، چلو اے این پی آپ سے اب اس کے بعد الگ ہو گئی، وہ اپنے شوکاز نوٹس کی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کا الگ ایشو تھا۔ گیلانی کو اے این پی والوں نے بھی ووٹ دیے تھے ادھر اپوزیشن لیڈر کے لیے، جو اپوزیشن لیڈر پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت گیلانی کو حق ہی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کا بنتا ہی نہیں تھا، وہ نون لیگ کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ میٹنگ میں طے کر کے آئے تھے، اور راجہ صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں یہ مانا بھی تحریری طور پر مانا تھا، وہ جو پریس ریلیز میڈیا سیل سے، پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل سے جاری کر کے راجہ پرویز اشرف کے نام سے بیان جاری کیا گیا کہ ہاں میں طے تو کر کے آیا تھا، لیکن بعد میں حالات الگ ہو گئے، گیلانی صاحب ہار گئے اور یہ وہ ووٹ نہیں ملے، تو اس لیے ہم بھی مکر گئے۔ مطلب طے کر کے آئے تھے، بعد میں رائے صاحب بھی مکر گئے، تو اس میں پھر بی اے پی سے ووٹ لیے تھے، حکومتی جماعت سے، حکومتی اتحادی جماعت گیلانی صاحب کے لیے، اپوزیشن لیڈر کے لیے حکومتی جماعت سے ووٹ لے کے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کو۔ اس پہ اس میں اے این پی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہے، پیپلز پارٹی کی قربت زیادہ ہے۔ میں تو اے این پی کو پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم سمجھتا ہوں، قرار دیتا ہوں۔ اے این پی والے زاہد خان اور اب میاں افتخار غصہ کرتے ہیں اس پہ، میرے پہ یہ کہتے ہیں یار سولنگی تو بس ہمیں رگڑ دیتا ہے۔ رگڑ نہیں دیتا، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں اے این پی والے بھی سارے، لیکن اے این پی کی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو اے این پی نے بھی ووٹ دے دیا گیلانی صاحب کو، جس پہ پی ڈی ایم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پی ڈی ایم کی عادت نے کہ بھائی اتحاد میں فیصلہ ہوا تھا کہ نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر دینا ہے سینٹ میں، اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کو گیلانی صاحب ہار گئے، اور ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کے مولانا عبدالغفور حیدری وہ بھی ہار گئے۔ تو اب ہار گئے تو وہ ان کا نصیب ہے نا، جو طے ہوا ہے پہلے وہ کرو نا، لیکن وہ پیپلز پارٹی مکر گئی۔ تو ان کو کہا گیا کہ جب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گیلانی صاحب کو کھڑا کیا، تو آپ لوگوں نے ووٹ کیوں دیا؟ اے این پی نے اس پہ نوٹس بھیجا تھا وضاحتی پی ڈی ایم نے، تو اے این پی اس پہ غصہ کر کے دل پہ لے لیا اے این پی نے، اور اے این پی بھی الگ ہو گئی تھی۔ تو
शाजिया मरी से मैंने पूछा, एएनपी तो चलो बाद में अलग हुई, तो आप अब जो मौक़िफ़ दे रहे हो, बिलावल साहब भी कह रहे हैं पीडीएम अपने मौक़िफ़ से हट जाए, आप भी कह रहे हैं पीडीएम अपने मौक़िफ़ से हट जाए। पीडीएम की 9 जमातें, यानी अभी भी 8 जमातें एक मौक़िफ़ रखती है, पीपल्स पार्टी दूसरा मौक़िफ़ रखती है, तो आप 8 जमातों को कह रहे हैं कि मौक़िफ़ से हट जाओ। उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर जमहूरियत पसंद पार्टी हैं, तो आपको अकेले हैं, तो आपको पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ से हटना चाहिए ना, कि भाई अक्सरियत ये मौक़िफ़ दे रही है 8 जमातें, तो हम विड्रा हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी विड्रा हो जाती है। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि 8 जमातें पीछे हट जाओ। और ये कैसी जमहूरियत पसंदी है? मैंने कहा कैसी जमहूरी पार्टी है आपकी? तो शाहजहाँ मरी फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें, लेकिन उन्होंने गोल मोल करके जवाब दे दिया। मैंने भी, ज़ाहिर है सहाफ़ी हैं, हमारा काम है सवाल करना, जवाब देना न देना, नो कमेंट्स करना, जो भी वो सियासतदान का काम है। तो शाहजहाँ मरी ने अपनी जान छुड़ा ली, मैंने भी मज़ीद उस पर काउंटर सवाल जानबूझ के नहीं किए। कि मैंने कहा चलो हमारी बहन है, खातून है, पीपल्स पार्टी की हैं, तो खातून के साथ क्या, मैंने कहा, और बहस करनी भी नहीं चाहिए, बस सवाल किया, सवाल मेरा हो गया, बात उनको समझ में आ गई कि है तो बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। तो बहरहाल ये तहरीक अदम एतमाद का मामला, ये सीरियस मामला है। पीडीएम की आज भी सिफारिशात तैयार हो गई हैं, 5 जनवरी को हतमी फैसला होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।